गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम करती हूँ आप सभी का BNSS की इस सीरीज में। आज हम ये जो चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं इसका आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 41 से मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी। देखो लास्ट हमने पढ़ लिया पुलिस की गिरफ्तारी, पुलिस अरेस्ट कर सकता है, प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। अब हमें ये बताना चाहते हैं कि एक मजिस्ट्रेट भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। देखो उससे पहले जो BNS की MCQs की सीरीज कंटिन्यू चल रही है, आपने BNS की 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट ज्वाइन कर लो। उसमें आपको MCQs 1000 प्लस आंसर राइटिंग की कुछ वीडियोस भी उसमें आपको मिलेंगी। तो आपने नहीं किए तो फटाफट ज्वाइन कर लो। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 41 डील करता है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। अब इस सेक्शन से हमें क्लियर है कि मजिस्ट्रेट भी क्या कर सकता है, गिरफ्तारी कर सकता है। कि जब कोई अपराध किसी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में हो रहा है, मतलब कोई ऑफेंस मजिस्ट्रेट की अपीयरेंस में हो रहा है, जब मजिस्ट्रेट उपस्थित है तब हो रहा है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे जुडिशियल। अब हमें ये क्लियर कर दिया कि यहाँ पर ये जो मजिस्ट्रेट वर्ड यूज किया गया है ये प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकता है और न्यायिक अधिकारी भी हो सकता है उसके स्थानीय क्षेत्र के भीतर। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसके लोकल ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर। अगर उसके लोकल ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर अगर कोई अपराधी ने अपराध किया तो वह उसे गिरफ्तार कर सकता है या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का ऑर्डर भी दे सकता है, खुद भी कर सकता है और किसी पर्सन को ऑर्डर देके करवा भी सकता है। और उसके बाद इसमें निहित प्रावधानों के अधीन हो सकता है और जमानत के लिए उसे अपराधी को सुपुर्द भी कर सकता है। और तो आगे अगर उसको जमानत देनी है तो उसके लिए भी वो उसको आगे मैटर उस अपराधी को सुपुर्द कर सकता है। When any offense is committed in the presence of a magistrate, whether executive or judicial, कोई भी हो सकता है, within his local jurisdiction, वो अपने jurisdiction के अंदर, he may himself arrest, वो खुद भी अरेस्ट कर सकता है और order any person और other person को ऑर्डर भी दे सकता है अरेस्ट करने के लिए। The offender and may thereupon subject to the provisions herein contained as to bail commit the offense to custody, और उसको आगे क्या कर सकता है, कस्टडी में भी भेज सकता है। तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, मैजिस्ट्रेट चाहे कार्यपालक हो या जुडिशियल हो, अपने अधिकार क्षेत्र में वो क्या कर सकता है, अगर उसके सामने कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे खुद भी अरेस्ट कर सकता है, किसी पर्सन से भी अरेस्ट करवा सकता है। उसके बाद सबसेक्शन 2 हमें कहता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट चाहे वह जुडिशियल हो या एग्जीक्यूटिव हो, किसी भी समय अपनी उपस्थिति में अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है या डायरेक्शन दे सकता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय परिस्थितियों में वारंट जारी कर सकता है। मतलब कि जिस एरिया में वो मजिस्ट्रेट क्या है, ऑथोराइज किया गया है, अगर उस एरिया में उसको अगर उसको अपने एरिया में वारंट जारी करने का राइट है तो फिर वो उस जगह भी क्या कर सकता है, उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। एनी मैजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मे एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट in his presence within his local jurisdiction of any person for whose arrest he is competent at the time and in the circumstances to issue a warrant। अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र में उस समय वारंट जारी करने के लिए सक्षम है तो वो उस व्यक्ति को क्या कर सकता है, गिरफ्तार भी कर सकता है और करवा भी सकता है। तो यहाँ से हमारा प्री का क्वेश्चन भी आता है, मेंस का क्वेश्चन भी बनता है कि क्या एक न्यायिक अधिकारी या एक प्रशासनिक अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो सेक्शन 41 हमारे लिए प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू का इंपॉर्टेंट। देन बात करते हैं सेक्शन 42 सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। अब देखो अगर आपको आर्म्ड फोर्स के मेंबर को सशस्त्र बल के सदस्यों को गिरफ्तार करना है तो आप डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकते, चाहे आप पुलिस हो चाहे आप मैजिस्ट्रेट हो, प्राइवेट पर्सन भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमें उसे अरेस्ट करना है तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। सेक्शन से पहले मैं आपको चीज बता रही हूँ कि जब आपको सशस्त्र बल के अधिकारियों को या सदस्यों को अरेस्ट करना है, अगर मैटर सेंटर का है, केंद्र का है,
तो केंद्र सरकार की अनुमति लोगे। अगर मैटर स्टेट का है, किसी राज्य का है, तो राज्य सरकार की अनुमति लोगे। तो यहाँ से हमारा प्री का क्वेश्चन आता है कि अगर हमें आर्म्ड फोर्स के मेंबर को अरेस्ट करना है तो कर सकते हैं, पहली बात नहीं कर सकते। अगर करना है तो पहले आपको सेंटर का है तो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लो, स्टेट का है तो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। यही सेक्शन 42 हमें बताता है। अब देखो धारा 35, धारा 39 से 41 में निहित किसी भी बात के बावजूद, ये जो सेक्शन कह रहे हैं उसको छोड़ दो, उसके अलावा संघ के सशस्त्र बलों के किसी भी सदस्य को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी भी काम या किए जाने के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और अगर करना है तो केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त करने के बाद ही आप उनको अरेस्ट कर सकते हो। कि notwithstanding anything contained in section 35, 39, 40 and 41, no member of the armed force of the union shall be arrested for any done or purported to be done by him in the discharge of his official duty except after obtaining the consent of the central government। तो अगर उनको अरेस्ट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ले लो। और सेम सबसेक्शन 2 भी यही कहता है कि अगर जहां पर सेंटर की बात की गई है और अगर वहां पे आपको किसी स्टेट के पर्सन को अरेस्ट करना है तो राज्य सरकार की सहमति से अरेस्ट कर सकते हो। तो हमारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सेक्शन इंपॉर्टेंट। देन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 43, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। टाइटल से ही क्वेश्चन क्रिएट होता है, अरेस्ट हाउ मेड। तो यहां से हमारा प्री और मेंस का क्वेश्चन बनता है। अब गिरफ्तारी हम कैसे करेंगे ये सेक्शन हमें बताता है। ध्यान से देखो, गिरफ्तारी करते समय पुलिस अधिकारी या ऐसा करने वाला अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वास्तव में छुएगा या कैद करेगा जब तक कि शब्द या कार्यवाही द्वारा हिरासत में न दिया जाए। कि अगर कोई पर्सन, आप किसी पर्सन को अरेस्ट करने आए, वो पर्सन आपके साथ चलने को तैयार है, तब ना तो आप उसे टच करोगे, ना ही हथकड़ी लगाओगे और ना ही आपको किसी भी प्रकार से किसी साधन का यूज करने की जरूरत है। तो सिंपल बात, अगर मैं पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करने आ रही हूँ, आप मेरे साथ शांति से चलने को तैयार हो, तो मैं किसी भी अदर मीन्स का यूज नहीं करूंगी, आपको डायरेक्ट अपने साथ लेके चली जाऊंगी। ना तो मुझे आपको छूने की जरूरत है, ना मुझे आपको हथकड़ी लगाने की जरूरत है। कि इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन making the same shall actual touch or confine the body of the person to be arrested unless there be a submission to the custody by words or action। जब तक कि आपको लगता नहीं उसके शब्दों या उसके कार्यों द्वारा कि ये मेरे साथ चलने को तैयार नहीं होगा, कुछ ना कुछ नाटक जरूर करेगा, तब आप उसे पकड़ लो, तब आप उसे टच करो, उसे छुओ, उसको हथकड़ी लगाओ, अदरवाइज आप उसको टच नहीं करोगे। लेकिन अब देखो, परंतु कहता है कि अगर आपको किसी फीमेल को अरेस्ट करना है, किसी महिला को अरेस्ट करना है, तो जब एक महिला गिरफ्तार की जानी है, जब तक कि परिस्थितियां विपरीत संकेत न देती हो, गिरफ्तारी की मौखिक सूचना उसकी हिरासत में प्रस्तुत करना माना जाएगा। जब तक कि परिस्थितियां अन्यथा आवश्यकता न हो, जब तक पुलिस अधिकारी एक महिला ना हो, पुलिस अधिकारी महिला की गिरफ्तारी के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा। परंतु सिंपल बात बताना चाहता है कि अगर आपको किसी फीमेल को अरेस्ट करना है तो फीमेल पुलिस ऑफिसर लेके जाओ, मेल पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट नहीं करेगा। कि प्रोवाइडेड दैट वेयर अ वुमेन इज टू बी अरेस्टेड unless the circumstances indicate, अगर ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है, to the contrary, her submission to custody on a oral intimation, arrest shall be presumed, and unless the circumstances otherwise require or unless the police officer is a female, the police officer shall not touch the person to the woman for making her arrest। तो अगर कोई मेल पर्सन है तो उसको टच नहीं करेगा, और अगर आपको किसी फीमेल को अरेस्ट करना है तो फीमेल पुलिस ऑफिसर को ही आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। तो पहले हमें कहा गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, आपको टच करने की जरूरत नहीं है अगर वो आपके साथ में चल रहा है। फीमेल को अरेस्ट करना है तो फीमेल पुलिस ऑफिसर को साथ में लेके जाओ। सबसेक्शन 2 कहते हैं कि यदि ऐसा व्यक्ति
उसे गिरफ्तार करने के प्रयास का जबरन विरोध करता है, मतलब अब वो अपने आप को गिरफ्तार होने नहीं दे रहा, अपने आप के साथ नहीं चल रहा, या गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करता है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी के आवश्यक साधनों का उपयोग कर सकता है। अब अगर व्यक्ति आपके साथ चलने के लिए नाटक कर रहा है, नहीं चल रहा, खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, अब आप एक पुलिस ऑफिसर, अब आपको जो भी साधन यूज करने हैं अब आप कर सकते हो। इफ सच पर्सन forcibly resist the endeavor to arrest him or attempts to evade, वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, the arrest, such police officer or other person may use all means necessary to effect the arrest, तो वो सारे साधन यूज कर सकता है जो भी उस टाइम उसको प्रतीत होते हैं। देन सबसेक्शन 3, अब देखो सबसेक्शन 3 हमें ये कहता है कि एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें मना करती है कि आप किसी पर्सन को अरेस्ट करने जा रहे हो तो हथकड़ी नहीं लगाओगे, लेकिन बीएनएसएस का सेक्शन हमें कहता है कि अगर आप जब गिरफ्तारी कर रहे हो तब आप किसी पर्सन को हथकड़ी भी लगा सकते हो, हैंडकफ भी कर सकते हो, लेकिन कौन से मामले हैं जिनमें आप हैंडकफिंग करोगे, ध्यान से देखना, सारे सेक्शन सारे जो केसेस हैं वो बीएनएस के हैं। पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय ऐसे व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश करते समय हथकड़ी का उपयोग कर सकता है, अंडरलाइन कर लो, हथकड़ी का यूज कर सकता है, लेकिन कब? नंबर ए, जो आदतन या बारंबार अपराधी है, हैबिचुअल अपराध करने का परेशान हो चुके हो, उसने हर बार हर दिन हर महीने अपराध करता है, या जो हिरासत से भाग गया है, नंबर सी, जिसने संगठित अपराध किया है, अपनों ने पढ़ा था बीएनएस के सेक्शन 111 नया अपराध जोड़ा गया है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या आतंकवादी कृत्य, नया सेक्शन ऐड किया, 113 बीएनएस पढ़ा था, आपने नहीं देखी वीडियो तो बीएनएस की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सेक्शन 1 से लेके 250 तक हम कवर कर चुके हैं, सारे सेक्शन बेरेट को ध्यान में रखते हुए पढ़ाए हैं, फटाफट जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो ये अपराध नशीली दवाओं से संबंधित अपराध या हथियारों और गोला बारूद के अवैध कब्जे, हत्या, बलात्कार, एसिड अटैक, सिक्कों और नोटों का जालसाजी, मानव तस्करी, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध या अदर अपराध किए हैं, तब आप उस व्यक्ति को हथकड़ी भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमें ये क्लियर कर दिया किन किन ऑफेंसेस में आप किसी पर्सन को हथकड़ी का यूज कर सकते हो। द पुलिस ऑफिसर मे कीपिंग इन व्यू द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस यूज हैंडकफ, हथकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो व्हाइल मेकिंग द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन और व्हाइल प्रोड्यूसिंग सच पर्सन बिफोर द कोर्ट, जब आप उसको अरेस्ट कर रहे हो या जब आपको उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है तब आप उसे हथकड़ी लगा सकते हो। हु इज अ हैबिचुअल, अंडरलाइन करो, ए पॉइंट क्या है, वो आदतन अपराधी है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, रिपीट करता है अपराधों को, बार बार करता है, और हु एस्केप फ्रॉम कस्टडी, या कस्टडी से भाग चुका है, और डी पॉइंट, और हु हैज कमिटेड ऑफेंस, कौन कौन से ऑफेंस किए हैं, अंडरलाइन करो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिस्ट अटैक, ड्रग रिलेटेड क्राइम, इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन, मर्डर, रेप, एसिड अटैक, काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ऑफेंस किया है, सेक्सुअल ऑफेंस किया है जो चिल्ड्रन के अगेंस्ट है, या सरकार के विरुद्ध उसने कोई अपराध किया है, तब इन ऑफेंसेस में आप उसको हथकड़ी भी लगा सकते हो। तो ये चीजें हमें क्या बताना चाहता है कि अरेस्ट हाउ मेड, तो आपको बताना है जब भी अरेस्ट करने जाओगे अगर वो आपके साथ चलने को रेडी है तो अरेस्ट, आप गिरफ्तारी, आप हथकड़ी नहीं लगाओगे, लेकिन अगर फीमेल को अरेस्ट करना है तो फीमेल पुलिस ऑफिसर को लेके जाओ, अगर वो अपने आप को गिरफ्तारी से बचा रहे हैं तो पुलिस ऑफिसर के पास जो भी साधन है वो उसको यूज कर सकता है, और किन किन अपराधों में हथकड़ी लगा सकते हो तो ये हमें बताया है। तो ये सेक्शन हमारे लिए प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू का वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब देखो सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4 आपको पता है ये बात कर रहा है कि कब पुलिस किसी अपराधी को का एनकाउंटर नहीं कर सकती, उसको डायरेक्ट गोली नहीं मार सकती, अगर उस अपराधी ने डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का अपराध नहीं किया तब पुलिस को एनकाउंटर का राइट नहीं है।
इस धारा में कुछ भी ऐसे व्यक्ति को मौत का कारण बनने का अधिकार नहीं देता जो मृत्यु या जीवन कारावास से दंडनीय आरोपी नहीं है। अगर उसके ऊपर डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अपराध का आरोप नहीं है तो पुलिस के पास भी डेथ कोज करने का राइट नहीं है। Nothing in this section gives a right to cause the death of a person who is not accused of an offense punishable with death or with imprisonment for life। तो जब तक उसने डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का अपराध नहीं किया तब तक आप भी उसकी डेथ कोज नहीं कर सकते। तो ये सेक्शन हमें बताता है कि जब आप किसी पर्सन को गिरफ्तार करने जाते हो तो आपके पास गिरफ्तारी के क्या रीजन है। अब एक सबसेक्शन 5 से हमारा प्री का क्वेश्चन बनता है। देखो यहाँ पे ध्यान रखो, एक वर्ड यूज किया है असाधारण परिस्थितियां। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक फीमेल को आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज अरेस्ट नहीं कर सकते। ये प्रोविजन, ये राइट आपको कहाँ दिया गया है तो आपको बताना है सबसेक्शन 5 में राइट हमें दिया गया है। और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां मौजूद है, महिला को अरेस्ट करना है तो महिला पुलिस अधिकारी एक लिखित रिपोर्ट देकर किसको, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को प्रीवियस उसकी कंसेंट लेकर तब उसे अरेस्ट कर सकती है। अब देखो ये क्या बताना चाह रहे हैं। पहली बात, आप किसी फीमेल को आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज अरेस्ट नहीं करोगे, लेकिन असाधारण परिस्थितियां है, महिला को रात में भी अरेस्ट करना जरूरी है, तब एक महिला पुलिस ऑफिसर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जाएगी और उससे पहले प्रीवियस कंसेंट लेके आएगी कि मुझे इस फीमेल को अरेस्ट करना है क्योंकि ये असाधारण परिस्थितियां मौजूद है। अब असाधारण परिस्थितियां कोई भी हो सकती है, जैसे कि मान लो उसने बहुत संगीन अपराध किया है, गंभीर अपराध किया है, किसी का मर्डर कर दिया है। ऐसे अगर कोई गंभीर अपराध करते हैं, उस फीमेल का सुबह तक वेट नहीं कर सकते, नहीं तो वो भाग जाएगी, तब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास एक महिला पुलिस अधिकारी जाएगी, लिखित रिपोर्ट देगी और क्या करेगी, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से कंसेंट लेकर आएगी, तब वो क्या कर सकते हैं, उसको बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट भी उसको अरेस्ट कर सकते हैं। कि सेम इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस नो वुमेन shall be arrested after sunset and before sunrise, and where such exceptional circumstances exist, the woman police officer shall by making a written report obtain the prior permission of the magistrate of the first class within whose local jurisdiction the offence is committed of the arrest to be made। तो जिस एरिया में वो अपराध किए उस एरिया के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जाओ और प्रायर परमिशन लेके आओ, देन आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 44। अब देखो ये जो सेक्शन 44 है, बड़े बड़े सब सेक्शंस है, लेकिन इसको आप एक थ्योरी के तरीके से याद कर सकते हो। पूरा सेक्शन खत्म होने के बाद, पढ़ने के बाद मैं आपको एक थ्योरी बताऊंगी, उस थ्योरी या उस स्टोरी से आप उस सेक्शन को याद कर सकते हो। क्या कहा, उस स्थान की तलाशी जहां पर ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है, मतलब एंटर हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। अब आप उस स्थान की भी तलाशी ले सकते हो जहां पर ऐसा पर्सन एंटर हो गया है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। मान लो एक पुलिस ऑफिसर किसी एक्स पर्सन को गिरफ्तार कर रही है, लेकिन वो एक्स पर्सन क्या हुआ, गलती से एक हमारे घर में आके घुस गया। तो अब पुलिस ऑफिसर आती है तो हमारा क्या राइट बनता है, पुलिस ऑफिसर की क्या हेल्प करना हमारा राइट बनता है, क्या ड्यूटी बनती है, वो हमें इस सेक्शन में बताया है कि यदि गिरफ्तारी के वारंट के तहत कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति या गिरफ्तार करने का अधिकार रखने वाले किसी भी पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति किसी भी स्थान पर प्रवेश कर चुका है या उसके भीतर है, वहां रहने वाला कोई भी व्यक्ति है या ऐसे स्थान का प्रभारी होने के नाते, मान लो उस घर का जो ओनर है उसकी क्या ड्यूटी बनती है, उपरोक्त रूप में कार्य करने वाले ऐसे व्यक्ति या पुलिस अधिकारी की मांग पर उसे वह निशुल्क प्रवेश करने की अनुमति देगा, उसको पुलिस ऑफिसर को घर में एंट्री देगा और वहां तलाशी के लिए सभी उचित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मान लो अगर मेरे घर में कोई ऐसा पर्सन छुपकर आ जाता है, छुप जाता है, पुलिस ऑफिसर आता है, तो मुझे पुलिस ऑफिसर को अपने घर में एंट्री देनी पड़ेगी और जितनी भी फैसिलिटीज है, सुविधाएं हैं, वो मुझे सारी पुलिस ऑफिसर को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी जिस पर्सन को वो अरेस्ट करने आई है। और वो जो पर्सन
पर्सन जो है वो मेरे घर में छुप गया है। तो सबसेक्शन 1 में पुलिस ऑफिसर को आप एंट्री दोगे और सारी सुविधाएं प्रदान करवाओगे। सबसेक्शन 2 कहता है यदि सबसेक्शन 1 के तहत ऐसे स्थान पर प्रवेश प्राप्त नहीं किया जा सकता, अगर उस जगह पे एंट्री नहीं ली जा सकती, तो किसी भी मामले में वारंट के तहत कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए वैध होगा। और किसी भी मामले में जिसमें वारंट जारी हो सकता है लेकिन बिना भुगतान के प्राप्त नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को भागने का अवसर मिलता है। एक पुलिस अधिकारी को ऐसे स्थान में प्रवेश करने और वहां तलाशी लेने के लिए और ऐसे स्थान में प्रवेश करने के लिए किसी भी घर या स्थान के बाहरी या भीतरी दरवाजे को, अंडरलाइन करो, बाहर या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़ना है, चाहे वह गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति का या किसी अन्य व्यक्ति का है। उसके अधिकार और उद्देश्य की अधिसूचना के बाद विधिवत प्रवेश करने की मांग के बाद वह अन्यथा प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता। कि मान लो ऐसे घर में वो घुस गए जहां पे आप एंट्री नहीं ले सकते, तो सिंपल सी बात, पुलिस ऑफिसर गेट दरवाजा तोड़कर भी एंट्री ले सकता है। जब पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि मैं एंट्री ऐसे नहीं ले सकता, तो गेट तोड़ के भी, खिड़की तोड़ के भी घर में एंट्री कर सकता है। लेकिन परंतु इंपॉर्टेंट है, मान लो वो पर्सन जो है जिसको पुलिस पकड़ने आई है वो ऐसे घर में जा चुका है जहां पर एक फीमेल भी है। अब वो फीमेल ऐसी है जो कि डायरेक्ट लोगों के सामने नहीं आती, एनी टाइम घूंघट में रहती है, और पुलिस को ये पता चलता है तो पुलिस उस महिला को प्रॉपर हटने का टाइम देगा और पुलिस उस महिला को वार्न कर देगा कि आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप वहां से हट जाइए क्योंकि हम घर में एंट्री करने वाले हैं। कि बशर्ते कोई ऐसा स्थान किसी महिला के वास्तविक अधिभोग में है, ऐसा घर किसी फीमेल के अधिभोग में है जो महिला प्रथा के अनुसार सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं आ सकती, तो ऐसा व्यक्ति या पुलिस अधिकारी प्रवेश करने से पहले महिला को ऐसा चेतावनी या नोटिस दे देगा कि वह पीछे हटने के लिए स्वतंत्र है और उसे वापस लेने के लिए हर उचित सुविधा दी जाएगी और वह फिर उस घर में तोड़ सकती है और उस घर में एंट्री ले सकती है। जैसे पुलिस को पता चला कि इस घर में कोई महिला है जो प्रथा और रूढ़ी के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती डायरेक्ट, तो फिर वो उसको प्रॉपर हटने का टाइम भी देंगे। उसके बाद सबसेक्शन 3 कहते हैं गिरफ्तारी करने के लिए कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति खुद को या अन्य व्यक्ति को मुक्त कराने के लिए किसी घर या स्थान के बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़ सकता है जो गिरफ्तारी के उद्देश्य से कानूनी रूप से प्रवेश कर चुका है जिसमें उसे हिरासत में लिया गया है। तो जब वो एक बार अंदर चला गया, मान लो पुलिस के अंदर जाते ही लोगों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, उस व्यक्ति ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, तो पुलिस जैसे घर तोड़ के अंदर, गेट तोड़ के अंदर आ गई, वैसे ही पुलिस गेट तोड़ के बाहर भी निकल सकती है। तो जब किस पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करना है, मान लो जिस पर्सन का वो घर है, जो ओनर है, वो प्रॉपर उसको सुविधाएं प्राप्त करवाएगा, घर में एंट्री लेने देगा, उसके अलावा फीमेल है तो उसको प्रॉपर हटने का टाइम दिया जाएगा, और अगर मान लो पुलिस अंदर तो आ गई, बाहर नहीं निकल पा रही, तो गेट तोड़ के भी वो बाहर जा सकती है। तो ये एक जो पर्सन जो घर का ओनर है, जिसके अधिभोग में वो घर है और वो पर्सन आके उसके घर छुप गया है, तो उसको ये सारी सुविधाएं पुलिस को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। देन सेक्शन 45 इंपॉर्टेंट, अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। मतलब कि एक पुलिस चाहे किसी भी स्टेट की है, वो हर एक स्टेट में, पूरे इंडिया में पुलिस ही मानी जाती है। मान लो राजस्थान की पुलिस यूपी स्टेट में किसी अपराधी को पकड़ने जा रही है, तो वो यूपी में भी पुलिस ही काउंट होगी, लेकिन एक राजस्थान स्टेट का मजिस्ट्रेट यूपी स्टेट में मजिस्ट्रेट काउंट नहीं होता है। तो इसलिए ये चीज हमें क्लियर की है कि एक पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने के उद्देश्य से, जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह अधिकृत है, ऐसे व्यक्ति का भारत में किसी भी स्थान में पीछा कर सकता है और किसी भी स्थान में अरेस्ट नहीं कर सकता। वो दूसरा पर्सन ये ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कि मैंने तो राजस्थान में अपराध किया, आप तो राजस्थान में अपॉइंटेड हो, यूपी में आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, पुलिस हर जगह पे आपको कहीं भी जाए अरेस्ट कर सकती है। कि अ पुलिस ऑफिसर
may for the purpose of arresting without warrant any person whom he is authorized to arrest pursue such person into any place in India। तो भारत के अंदर कहीं भी अपराधी का पीछा कर सकती है और उसको पकड़ सकती है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 46, अनावश्यक अवरोध न करना। अननेसेसरी आप रेस्ट्रेंट नहीं कर सकते, जितनी जरूरत है उतना ही रेस्ट्रेंट करो, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके भागने से रोकने के लिए आवश्यक रूप से अधिक संयमित नहीं किया जाएगा। द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रेस्ट्रेंट देन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप। जब जितना पकड़ने के लिए जरूरी है उतना ही रेस्ट्रेंट करो, आवश्यकता से अधिक पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये सेक्शन 46 हमें बताता है अनावश्यक अवरोध न करना। तो ये आज जितने भी सेक्शंस हमने पढ़े हैं सारे हमारे प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस नॉलेज के लिए भी हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 47 से। यहाँ तक आ चुके हो, पूरी वीडियो देख ली है, अच्छी लग रहा है, कंसेप्ट अच्छा लग रहा है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, क्या? लाइक और कमेंट। नहीं किया तो फटाफट कर दो। बाकी आज के लिए धन्यवाद।